और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि इज़राइल सफ़े हस्ती से मिटेगा। और उम्मत मुस्लिमा का किरदार मैं बता दूँ, ये खाने काबा के इमाम क्या कह रहे हैं, आपको सब न्यूज़ सामने है। ज़ाहिर है कि इज़राइल की मंशा क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो अमन नहीं चाहते हैं, वो जंग चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम उस फ़लस्तीन को मिटा दें कि सदियों से जिसकी वहाँ तारीख़ रही है, सदियों से जो लोग वहाँ पे मौजूद रहे हैं। वो सबसे पहले फ़लस्तीन को अपना निशाना बना रहे हैं और आने वाले दिनों में ये पूरी दुनिया को अपना निशाना बनाएंगे। देखिए, इज़राइल और फ़लस्तीन का जो कन्फ्लिक्ट है, जो कई दहाइयों से चला आ रहा है, तो मेरा तो ये मानना है कि ये हक़ और बातिल की लड़ाई है, सच और झूठ की लड़ाई है। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहाँ इज़राइल का 1948 से पहले कोई वजूद नहीं था। और अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, जितने भी लोग जानते हैं हिस्ट्री, जो लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनसे बात करेंगे तो यही सामने आएगा कि उससे पहले वहाँ इज़राइल का कोई वजूद नहीं था। फ़लस्तीनियों ने उनको पनाह दी जब उनको जगह जगह पे मारा जा रहा था। वहाँ हिटलर मार रहा था जब जर्मनी में, और दूसरे भी यूरोप के जितने भी ममालिक थे, सब में उनको मारा जा रहा था। तो उस वक्त इज़राइलियों को फ़लस्तीनियों ने वहाँ पनाह दी थी, सिर्फ इसलिए कि इनकी जान बचाई जा सके, क्योंकि वो मुस्लिम हैं, उनके दिल में हमदर्दी थी, उन्होंने उनको जगह दी। लेकिन उसके बाद जब वो वहाँ इकट्ठे हुए, उन्होंने वहाँ अपना अलग मुल्क वहाँ खड़ा कर लिया, अलग अपना एक मुल्क वहाँ कायम कर लिया। और फिर यूएनओ ने, अमेरिका ने और इसी तरह ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, सब ने उनको सपोर्ट दी, जिसकी वजह से वो वहाँ ठहर पाए। और जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, कितनी भी जंगें हुई हैं इससे पहले उनके साथ, इज़राइल की और हमारे इस्लामिक कंट्रीज़ की जितनी भी हुई हैं, सब में इन्होंने साथ दिया इज़राइल का। यही वजह है कि इज़राइल आज तक वहाँ जमा हुआ है। कि इज़राइल और फ़लस्तीन का जो मसला है वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही डाइवर्स मसला है, और वो आज से नहीं, वो 1948 से है, जब से इज़राइल बना, यानी जब से द कमेंसमेंट ऑफ इज़राइल, इसको नकबा कहते हैं, उससे बना। अगर आप ओरिजिनली देखें तो ये मसला ऐसा है कि ये टेरिटरी का मसला है कि एक ग्रुप जो कि अरब्स, पैलेस्टीनियन अरब्स हैं, वो कहते हैं कि हमारा लैंड है, और ज्यूज़ कहते हैं ये हमारा लैंड है। अगर कोलोकली देखा जाए तो उस लैंड पे पहले अरब्स आबाद थे, और वहाँ पे ज्यूज़ जो यूरोप से आए, जिनको नाज़िज़्म और फासिज़्म का शिकार होकर जो पनाह लेने आए, उन्होंने धीरे धीरे उस पर कब्ज़ा कर लिया। तो इसमें देखा जाए तो फॉल्ट अगर आप शुरू से देखें तो इसमें इज़राइल का फॉल्ट है। लेकिन अब क्या करना है इज़राइल पैलेस्टीन के मसले में, अब जो मुझे लगता है कि वो एक 2 स्टेट सोल्यूशन है, कि 2 स्टेट्स बने, इंडिपेंडेंट स्टेट्स और सॉवरेन स्टेट्स बने अंडर अ डेमोक्रेटिक सेक्युलर गवर्नमेंट। दैट इज़ द ओनली वाइबल सोल्यूशन विच आई फील कैन बी अचीव नाउ डेज़। और बात इसमें रही कि सबसे बड़ा जो बैरियर आ रहा है इज़राइल पैलेस्टीन के मसले में, वो है नेशनलिज्म, रिलीजन और डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ जो कि पैलेस्टीन और इज़राइल में इमर्ज कर रही हैं। अब अगर आप इज़राइल की बात करें तो इज़राइल में ज़ायोनिज़्म जो है वो एक बहुत ज़्यादा उभर गया है, वो उस टाइम अपने ज़ेनिथ पे पहुंच चुका है, और वो लोग तक़सीम करने को नहीं तैयार हैं पैलेस्टीनियंस को और अरब्स को। वो कहते हैं कि ये लैंड हमारा है। ऑन द कॉन्ट्ररी जो अरब्स हैं, पैलेस्टीनियंस हैं, जैसे कि हमास हो गया, वो लोग चाहते हैं कि जंग के बेसिस पे हम इज़राइल को हरा के कॉन्क्वेस्ट कर लें। तो दोनों ही चीज़ें काफ़ी अनरियलिस्टिक लगती हैं। तो इसका एक यही सोल्यूशन है डिप्लोमेटिक, कि एक 2 स्टेट सोल्यूशन को क्रिएट किया जाए अंडर अ सेक्युलर वाइबल गवर्नमेंट। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दुनिया में जितने ममालिक हैं, दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं, हर एक इंसान को आज़ादी से जीने का हक़ मिलना चाहिए। जैसे कि और ममालिक हैं, किस तरह से लोग खुशी से रह रहे हैं। और अगरचे हम अभी देखेंगे, जिस पिछले कुछ टाइम से, पिछले 2-3 महीनों से, अगरचे ये जंग बहुत पहले से लड़ी जा रही है, बहुत पहले से इसराइल और फ़लस्तीन में ये तज़ाद देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ 2 महीनों से पहले हम देख रहे हैं कि किस तरह से बेदर्दी से लोगों को मारा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, औरतों को मारा जा रहा है, जुल्म हो रहे हैं। कितने ज़्यादा लोगों को ऐसी जिनका कोई कसूर नहीं था, उनको किसी भी वजह पे मार दिया गया। किस तरह से कोई उनका कसूर नहीं था, लेकिन उनकी जानें चली गई। तो यही हम कहना चाहेंगे कि दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं, वो सब मिलकर इस चीज़ का हल निकाले कि किस तरह से वहाँ पे अमन लाया जा सकता है। फ़लस्तीन के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, उनके साथ वो कि इंसाफ की जाए। ये इसराइल क्या चाह रहा है, उनको वो चीज़ देखी जाए कि क्या सही है, उस चीज़ पे बात की जाए और दोनों ममालिक के साथ अच्छा किया जाए, क्योंकि हर एक इंसान को दुनिया में जीने का हक़ है। मैं देख रहा हूँ कि इसमें जो 58 कंट्री हैं जो मुस्लिम की, अभी हुआ था सऊदी अरब में जो हुआ था, उसमें ईरान ने वहाँ के जो रूहानी साहब हैं, उन्होंने उनका बड़ा अच्छा किरदार रहा कि सब लोग हम एक प्लेटफार्म पे आएँ और इज़राइल को सफ़े हस्ती से मिटा दें।
इसमें देखा जाए तो मुस्लिम ममालिकों में सब खामोश बैठे हुए हैं। सीसी हैं, उसकी जूती धुल रहा है, ब्रिटिश की और अमेरिका की। मिस्र का सीसी है। उर्दन वाले को देख लीजिए किरदार, सारे लोग अपने वहाँ एम्बेसी इजराइल की बना के रखे हैं, लेकिन ईरान एक ऐसी वाहिद कंट्री है जो खुल के बिल्कुल इजराइल के मुखालिफ हो, उसको कंट्री ही नहीं मानता। अभी आप एक ये चीज़ देख लीजिए कि जो एक बार इजराइल जाएगा वो ईरान नहीं जा सकता। अगर एक बार इजराइल का वीज़ा लग गया तो वो नहीं जा सकता। तो किरदार में देखिए सबसे ज़्यादा किरदार रहबर मुअज़्ज़म ख़ामनेई साहब का, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। हूती कौन है? हूती को असला कौन दे रहा है? ईरान। लेबनान में हिज़्बुल्लाह कौन है? हिज़्बुल्लाह को खड़ा किसने किया? ईरान। सीरिया में ज़ैनबियून है, इमाम हुसैन ब्रिगेड है, खड़ा किसने किया? ईरान। अभी इधर देख लीजिए हसदुश शौबी जो इराक़ में है, इसको खड़ा किसने किया? ईरान। ईरान एक वाहिद मुल्क है जो इज़राइल को बिल्कुल टारगेट किए हुआ है, और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि इज़राइल सफ़े हस्ती से मिटेगा। और उम्मत मुस्लिमा का किरदार मैं बता दूं, ये खाने काबा के इमाम क्या कह रहे हैं आपको सब न्यूज़ सामने है। सबसे बड़ी चीज़ है हमारे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के उलमा क्या कह रहे हैं, चाहे वो शिया हों, चाहे सुन्नी हों, चाहे देवबंदी हों, चाहे बरेलवी हों, कोई हो, सब खामोश बैठे हुए हैं। शियाओं की है शिया असेंबली, उसमें 500 उलमा हैं, लेकिन कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। अरे रहबर जो ख़ामनेई साहब जो कह रहे हैं उसको तो बोलना चाहिए। मज़लूम की हिमायत करना इमाम हुसैन सलाम का ये है। देखिए, इजराइल और फ़िलिस्तीन का जो वार चल रहा है ये बहुत तकलीफ़ का मामला है, और एक जो ग्लोबल लेवल पर वार का जो फिनोमेना बड़ी तेज़ी के साथ आज के एटमॉस्फेयर में चल रहा है, ये समझिए कि ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल इंटरेस्ट जो भी किसी भी देश का है, ये सब के लिए मतलब हानिकारक है। बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट आलम पर, पूरी दुनिया पर इसका फैल रहा है। ह्यूमैनिटेरियन जो हम सभी लोगों का जो मतलब इंसान जो ह्यूमन एक्चुअली वो रेशनल होता है, रेशनल फितरत उसकी होती है, लेकिन ये जो जंग होती है ना उससे घबराता है। आज जो कैफियत है, वहाँ की जो सिचुएशन है फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच में वार चलने की वजह से, कंटिन्यूसली आज 3-4 महीने से जो वार चल रही है, इसका पूरा बैड इफ़ेक्ट पूरे दुनिया पे पड़ रहा है। चाहे आप उसे ग्लोबल एतबार से देखें, इकोनॉमिक फैक्टर से देखें आप, या कल्चरल फैक्टर से देखें, वहाँ की हर चीज़ इन दोनों मुल्क के साथ साथ बहुत सारे ममालिक की मतलब तालीमी, समाजी, सियाहती, हर एतबार से उनका हर फिनोमेना बहुत तरीके से डिफेक्ट हो रहा है। इजराइल और फ़िलिस्तीन का वॉर अगर आप 7 अक्टूबर से देख रहे हैं तो मैं समझूंगा कि इजराइल और फ़िलिस्तीन के मुद्दे पर आप थोड़े अनमेच्योर हैं और आपके पास जानकारी कम है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके पीछे की जो बैकग्राउंड है, जो कहानी है, वो आज से कई दशकों पुराना है, और ये सीधे तौर पर कहूँ कि 1947 से इसका शुरुआत हुई तो गलत नहीं होगा। 1947 से ही देखते आ रहे हैं कि किस तरह से हिटलर का जो जुर्म हुआ यहूदियों के ऊपर, और वो जा कर के उनको कहीं शरण नहीं मिल रहा था, तो वो गए कहाँ? फ़लस्तीन गए, और फ़लस्तीन वालों ने उनको शरण दी वहाँ पर, और वहाँ रहते रहते धीरे धीरे क्या किए, वो उन्हीं के घर में जा कर के कब्ज़ा करना शुरू कर दिए जो फ़िलिस्तीन के जो लोग थे। और एक कहावत है आमतौर पर कि पहले पैर रखने की जगह दिए, फिर उसके बाद बैठने की जगह दिए, फिर सोने की जगह दिए। अब वो आपको कह रहे हैं कि ये आपका घर ही नहीं, आप ये घर ही खाली कर दीजिए, आप फ़िलिस्तीन छोड़ करके फ़िलिस्तीन के नागरिक को कह रहे हैं कि चले जाइए। और इसका जो मतलब लुब्बे लुआब है वो कई दशकों से चलते आ रहा था, लेकिन 7 अक्टूबर को क्या हुआ कि हमास ने अटैक कर दिया इजराइल के ऊपर, क्योंकि वो जानते थे। और इसके पीछे बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकल कर आ रही है। कुछ थ्योरी ये भी कह रही है कि जो इजराइल पर जो हमला हुआ था 7 अक्टूबर को, ये वो खुद ही करवा लिए थे। कुछ ये कह रहे हैं कि हमास ने किया था, लेकिन इन सब विवादों से अलग हट करके देखें तो इजराइल पर वो जो अटैक हुआ था ये करवाया गया था, जो भी रहा हो। लेकिन कहीं ना कहीं इजराइल उसके बदले में जिस तरह से अटैक कर रहा है, जिस तरह से मजलूमों को मार रहा है, निर्दोष नागरिकों को मार रहा है, उसमें खास तौर से बच्चों को मारा जा रहा है, ये बहुत गलत है। आपको पता होना चाहिए कि हर चीज़ के आदाब होते हैं। जंग लड़ने के भी आदाब हुआ करते हैं, दूध मुँहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं। देखिए, अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो हमास को मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि वायलेंस को कभी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए और कोई भी नहीं करेगा। अगर आप किसी को मार रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं, वायलेंस को कभी सपोर्ट नहीं होनी चाहिए। आप अपने हक के लिए लड़िए, लेकिन शांत से लड़िए। अपने हक के लिए आप किसी को, बच्चों को और इस तरह औरतों को और मतलब इस तरह की जगहों पे आप हमला नहीं कर सकते हैं, किसी को आप मार नहीं सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे, हिस्ट्री में जाएंगे तो हमास का तो वजूद बाद में हुआ है। 1948 में वो हमास नहीं था। आज अगर हम फ़लस्तीन में देखेंगे तो जो फ़लस्तीनियों को कब्ज़े में 2 जगह हैं, एक गज़ा जहाँ हमास का इन्फ्लुएंस है, हमास ज़्यादा है वहाँ,
और दूसरा आप देखोगे PLO वेस्टर्न बैंक पे कि जहाँ PLO का डोमिनेंस है, तो PLO और हमास दोनों में कन्फ्लिक्ट रहता है आपस में। हालांकि दोनों फ़लस्तीन के हैं, लेकिन कन्फ्लिक्ट रहता है। PLO का मानना है कि नॉन वायलेंस, हम बगैर किसी वायलेंस के अपने मसले का हल करेंगे, लेकिन हमास चाहता है कि वायलेंस हो। तो वायलेंस में कभी फिर पीस नहीं होगा, कभी बात ख़त्म नहीं होगी। जंगें जब होती हैं तो लोग मारे जाते हैं, उसका कोई नतीजा नहीं निकलता है, लोगों की जो है जानें वो ज़ाय होती हैं। तो इसलिए मैं उसको सपोर्ट नहीं करूँगा। किसी चीज़ का भी, किसी मसले का भी हल जो है वो कभी भी जंग नहीं हो सकती है, कभी भी वायलेंस नहीं हो सकता है। इसलिए वायलेंस का रास्ता छोड़ के इस तरह की कोई राह इख्तियार करनी चाहिए कि जिससे इस मसले का हल निकल सके। देखिए, हमास के बारे में ये है कि वो हम उसके सपोर्ट में नहीं आ सकते हैं और नहीं आना चाहिए किसी भी मुसलमान को। क्यों? इसलिए कि इस्लाम किसी भी हल के लिए वो जंग का या वो मासूम लोगों के कत्ल का वो इजाज़त नहीं देता है। इसलिए कि कुरान ये कहता है कि अगर आपने किसी एक शख्स को कत्ल किया, गोया पूरी इंसानियत को आपने कत्ल किया। और रही बात जहाँ वो जिहाद की बात है, तो जिहाद की बात अगर है तो जिहाद या जो जंग की बात है वो सिर्फ उनसे करेंगे, वो उनसे करने के लिए है जो आपसे जंग कर रहे हैं, यानी जो आपके ख़िलाफ़ तलवार उठा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं वो आप उनके ख़िलाफ़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मासूम लोग हैं, जो बेगुनाह हैं, उन्हें आप कत्ल करें। लिहाजा ये हमास का जो कदम है ये दुरुस्त नहीं है। दिल फटता है भाई। हमारे वहाँ सरहदों की कैद नहीं है कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं कि हमारे लिए उम्मत मुस्लिमा, हम एक यही है। हाँ, हम वहदत पे देखिए हम कितना काम कर रहे हैं। ईरान कितना वहदत पे काम कर रहा है, सबके आगे झुक झुक के जा रहा है कि नहीं हम एक हैं, हम एक हैं। जो अल्लाह को मानता है, अल्लाह की किताब को मानता है, प्रॉफिट को, ये तीन लोगों को मान के सब पे, इस पे सारे उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद है, तो इस पे हम क्यों नहीं एक प्लेटफॉर्म पे आते? मतलब पैलेस्टीनियन इशू में ये कहना चाहूँगा कि अगर पैलेस्टीनियंस को अपनी आज़ादी चाहिए तो उनको जो है हमास को नहीं सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। उनको यासिर अराफात, जॉर्ज हबास, अबू अम्मारा और जॉर्ज वसूफ, जो कि बहुत ही वायबल पैलेस्टीनियन लीडरशिप रह चुकी है, जो कि PLO जो थी, उसके आइडियाज़ पर उनको काम करना चाहिए। और इज़राइल को भी जो है एक डिप्लोमेटिक अप्रोच लेना चाहिए और एज अ वेस्ट बैंक, स्पेशली वेस्ट बैंक और गाज़ा, उसके अंदर से अपना मिलिट्री इंटरवेंशन हटा लेना चाहिए और एक लॉफुल सोसाइटी बनानी चाहिए। तो यही मेरा व्यू है इज़राइल और फ़लस्तीन के ऊपर, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम देखेंगे कि जो पीस है वो अचीव हो रहा है। देखिए, बहुत दुख होता है, कोई भी मरता है ना। हम मुसलमान हैं और हमारा तो अकीदा ही यही है, हमारा तो मानना यही है कि अगर किसी ने एक इंसान को, किसी बेगुनाह को कत्ल कर दिया तो गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया है। तो हमारे लिए तो बहुत शर्मनाक बात है, बहुत मायूस कुन बात है कि अगर किसी भी बेगुनाह की मौत हो, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, बस किसी की मौत नहीं होनी चाहिए। कोई बेगुनाह कोई मारा नहीं जाना चाहिए। और फिर हॉस्पिटल में गए, जहाँ लोग इलाज के लिए आते हैं, किसी को कोई बीमारी होती है, किसी को कोई होती है, वो एक्चुअल में वो पहले से एक बीमारी से जूझ रहा है, उसका सामना कर रहा है, और ऊपर से उसी हॉस्पिटल के ऊपर अब इस तरह के बम गिराए जाएंगे। ये तो इंसानियत कभी ये गवारा नहीं करेगी। और हर जिंदा इंसान जिसके दिल में, जिसके अंदर दिल है, अच्छा दिल है, रहम दिल है, जो वो इस चीज़ को कभी गवारा नहीं करेगा। वो हमेशा इसके ख़िलाफ़ खड़ा होगा। और वहाँ जो हुआ वो अनबिलीवेबल के देखने के काबिल नहीं था। इस तरह के वहाँ मनाजिर थे। तो बहुत अफसोस होता है इस तरह की चीज़ों को देखकर। और जितने भी ये बड़े ममालिक हैं और UNO, इनको इस चीज़ पे स्टैंड लेना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें आगे ना हो सके। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, कितना कुछ हुआ है, तो लेकिन फिर भी ये उस चीज़ को देख नहीं रहे हैं, वायलेंस को सपोर्ट कर रहे हैं। कि कई ऐसे ममालिक हैं जो वायलेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, और उसकी वजह से लगातार इस तरह के जुल्म बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत हैरत अंगेज़ है, जो नाकाबिल बर्दाश्त है। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर हम अभी रिसेंटली देखें तो पूरी दुनिया में एक वबा फैली थी, कोरोना वायरस। उसमें जिस तरह से, जिस बेदर्दी से लोग मर रहे थे, चाहे डॉक्टर्स मर रहे थे, चाहे बच्चे मर रहे थे, चाहे बूढ़े मर रहे थे, चाहे बीमार मर रहे थे, वो दर्द हम सबको महसूस हो रहा था। पूरे दुनिया को वो दर्द दिख रहा था, आंखों से दिख रहा था, हम उस चीज़ को फील कर रहे थे। लेकिन आज वो चीज़ क्यों नहीं हो रही है? अभी मैंने कल परसों वो रिपोर्ट एक देखी जिसमें वो जर्नलिस्ट की लिस्ट आई थी, कितने ज़्यादा वो सहाफ़ी मारे गए, क्या कसूर था उनका, बच्चे कितने मारे गए, किस तरह से ये जुल्म हो रहा है। जब तब तुम्हारा दर्द एक इंसान के लिए जाग रहा था, आज क्यों नहीं वो दर्द तुम्हारा दिख रहा है? वो भी तो मर रहे हैं, वो भी तो लोग हैं, जान हर एक की बराबर है, चाहे गोली से मरे, चाहे किसी बीमारी से मरे। जितना जल्दी हो सके इस चीज़ पे बात करनी चाहिए। पूरे जितने भी बड़े बड़े दुनिया में वो पावरफुल मुल्क हैं, जितने भी वो ताकतवर ममालिक हैं, उन लोगों को मिलकर इस चीज़ पे बात करनी चाहिए।
तो इस तरीके से एक लंबा गैप है, हिस्टोरिकल वार है ये, जो बहुत बुरे तरीके से हिस्टोरी तौर पर, कल्चरल तौर पर और सियाहती तौर पर, एजुकेशन तौर पर, हर तरीके से इकोनॉमिक फिनोमेना के एतबार से हर तरह से इसको बहुत तरीके से वायलेट कर रही है। तो हमारी गुजारिश ये है कि किसी भी तरीके से इसको अभी बैक किया जाए, रोका जाए। इस वार का टाइम्स ऑफ वार शुड बी एंड, हमारा मुतालबा है। अभी 2 दिन पहले यूएस की जो मतलब यूएन की जो मीटिंग हुई, उसमें अमेरिका का क्या स्टैंड रहा? सभी देश के लोगों ने कहा ये बंद होनी चाहिए। इंडिया जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, इसका शुरू से स्टैंड रहा कि इस्राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जो वार चल रही है, इसको बैन होना चाहिए, इसको रुकनी चाहिए और फ़िलिस्तीनियों का जो हक है, जो उनकी सरज़मीन है, उनको उन्हें मिलनी चाहिए। 1961 में नॉन आर्मेंट का मूवमेंट हमारे नेहरू जी चलाते हैं। उस टाइम पर 1971 पे जो ह्यूमन रेजोल्यूशन आता है इंडिया का, खुली नॉन अरब स्टेट ओनली वन देयर वाज इंडिया, इन्होंने ओपन सपोर्ट किया कि जो वार चल रहा है इसको बंद होनी चाहिए और फ़िलिस्तीनियों का हक है, उनकी ज़मीन को मिलनी चाहिए। आज भी हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, उनका ओपन सपोर्ट है कि इंडिया का जो कदीम रवायत है, जो एंशिएंट ट्रेडिशन है, आई एम स्टैंड विथ इट। हमारे जो जयशंकर साहब है उसके साथ फुल्ली सपोर्ट है। तो हमारा भी स्टैंड यही है कि फ़िलिस्तीनियों की वो लीगल ज़मीन है, वो उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। और इसराइल का जो मतलब बैक टू बैक अटैक हो रहा है, इट लीड टू अ टेररिज्म, इट शुड बी बैन। हम सबको जंतर मंतर पे कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं, जंतर मंतर पे एक सारे मसलक, सारे उम्मत मुस्लिमा, शिया हो सुन्नी हो, सारे उलमा को एक प्लेटफॉर्म पे आके हमें जंतर मंतर पे आना चाहिए। हम क्यों डर रहे हैं भगवा ब्रिगेड से या मोदी जी से क्यों डर रहे हैं? मोदी जी तो फ़िलिस्तीन के हक़ की बात कर रहे हैं। हमें एक ऐसा डेलीगेशन बनाना चाहिए जिसमें बड़े बड़े उलमा हों, सलमान नदवी साहब हों, और ये हमारे जमात इस्लामी के ये जो हैं महमूद मदनी साहब हों, अरशद मदनी साहब हों, कल्बे जवाद साहब हों, हमीदुल हसन खान साहब हों, या अहमद रज़ा ख़ान हों, ये सारे लोग एक डेलीगेशन बनाएं। और जितने हमारे पार्लियामेंट में जितने भी मुस्लिम हैं, ये सारे लोग एक डेलीगेशन बना के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से जाके मिलना चाहिए इन लोगों को। मोदी जी जब फ़िलिस्तीन के हक़ की बात कर रहे हैं, कहते हैं कि हम अपनी इमदाद भेज रहे हैं, तो हमको जाके मिलना चाहिए ना। हम डर रहे हैं, हम खौफ हैं, हम मोदी जी से इतना खौफ खाए बैठे हुए हैं। मोदी जी की स्पीच देख लीजिए इमाम हुसैन पे, कितनी ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त देते हैं। प्रॉफिट पे देख लीजिए, प्रॉफिट की सीरत पे कितना हमें प्रवचन करते रहते हैं। तो हमें जाना चाहिए ना, हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम क्यों उनसे दूरी अख्तियार किए हुए हैं? दूरी अख्तियार करेंगे तो हमारे हिंदू भाई भी हमसे नाराज़ होंगे। यूएन के बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा, तो यूएन को तो बस एक औज़ार बनाकर यूज़ किया जा रहा है, उसको बस एक फुलझड़ी बनाकर यूज़ किया जा रहा है। मिसाल, क्योंकि यूएन कोई काम उस वक्त कर सकता है जब उसके जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, जब वो एक साथ होंगे तभी वो कोई काम कर सकता है। जाहिर सी बात है, उसके 5 मेंबर जो हैं उसमें से आप देख लीजिए, अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड, वो इज़राइल के पक्ष में है। और रही दूसरी बात, एक दूसरा एंगल ये कि उसके जो 5 कोर मेंबर हैं, परमानेंट मेंबर हैं, जिनके पास वीटो का हक़ है, वो अगर आप देखेंगे, रिकॉर्ड निकालेंगे, तो जो दुनिया में हथियारों की सप्लाई हो रही है, उनमें सबसे ज़्यादा जो है यही 5 मुल्क हैं जो हथियारों की सप्लाई करते हैं। अगर एक डेटा की बात करें तो अमेरिका बराक ओबामा के ज़माने में 38 बिलियन तकरीबन उसका एक मुआहदा हुआ था कि वो इज़राइल को सपोर्ट करेंगे, आर्मी, वो हथियार वगैरह का। लिहाजा ये लोग हमेशा ये चाहेंगे कोई एक दूसरा मुल्क एक दूसरे से लड़ते रहें, ताकि इनकी जो हथियार हैं वो बिकें और उनकी सप्लाई हो, और ये जो है अपने माल, अपने फ़ायदे के लिए ये सब कुछ करते हैं। देखिए, अगर आप इंडिया का देखेंगे तो 1947 के बाद से ही आप पंडित नेहरू को देख लीजिए, उसके बाद इंदिरा गांधी को देख लीजिए, राजीव गांधी हैं, वाजपेयी जी हैं, मनमोहन सिंह जी हैं। और वाजपेयी जी ने तो खुलेआम ये कहा था अपने एक स्टेटमेंट में कि वहाँ फ़िलिस्तीन के ऊपर जो इज़राइल ने गैर मतलब इस तरह का कब्ज़ा किया है कि जो उसका हक़ नहीं है, और वहाँ से इज़राइल को एक ना एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा वहाँ फ़िलिस्तीन को, क्योंकि वो फ़िलिस्तीनियों का हक़ है। तो हमारा हमेशा स्टैंड यही रहा है। लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है वो काफ़ी हद तक इज़राइल की तरफ जा रही है, शायद कि उनको अपना कुछ बेनिफिट दिख रहा हो उसमें। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जब हम देखेंगे तो वहाँ एक अपना इंटरेस्ट होता है, एक इंटरेस्ट और एक इंसानियत।
कोई भी मुल्क होता है या तो वो इंसानियत की तरफ जाएगा या अपने मफाद की तरफ जाएगा। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान इस बार अपने मफाद की तरफ गया है, इंसानियत की तरफ नहीं गया है। क्योंकि इससे पहले वाजपेयी जी या जितने भी हैं, वाजपेयी जी तो इन्हीं के बड़े थे, लीडर थे। उनका साफ कहना था कि इजराइल ने वहाँ ऐसे कब्ज़ा कर रखा है, इसराइल को वहाँ छोड़ना पड़ेगा, वो फ़िलिस्तीनियों का हक है। तो हमें उसी स्टैंड पे कायम रहना चाहिए था। लेकिन ये हुकूमत अपना इंटरेस्ट देखते हुए, क्योंकि इनको फ़िलिस्तीन से कुछ नहीं मिलेगा, फ़िलिस्तीन अपनी बका की जंग लड़ रहा है, इनको पता है फ़िलिस्तीन के पास कुछ नहीं है, लेकिन इसराइल के पास बहुत कुछ है। इसलिए अपने इंटरेस्ट के लिए इन्होंने इसराइल को तरजीह दी है और इसराइल की तरफ ये गए हैं, जो कि बहुत सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है। और किसी को भी, एक अच्छे इंसान को भी इस तरह नहीं जाना चाहिए। अगर आप पहले से उनके साथ आपके ताल्लुकात, ऐसा नहीं है कि फ़िलिस्तीन के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात नहीं है, अरब ममालिक के साथ नहीं है, अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन फिर भी इसराइल के साथ जाना ये कोई समझ में आने वाली बात नहीं है।